जल, जंगल में शेर शेर। अरे जंगल में शेर नहीं बाबू, 7th क्लास का वीडियो, क्लास 7। 7 क्लास नहीं होगा, क्लास 7 होगा। पहले सही से हम लोग बोलेंगे, क्लास 7 का साइंस का वीडियो लाए हैं हम लोग अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों के लिए, प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। ये छोटे बच्चों के लिए नहीं है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, उनके लिए भी है 7th का साइंस। अगर 7, 6, 7, 8 का साइंस 9, 10 का अच्छे से पढ़ लिया जाए तो कंपटीशन की अच्छी तरह तैयारी हो जाएगी। तो एकदम शुरू किए हैं एकदम 7th के पहले चैप्टर से, ठीक है। जल और जंगल, जल और जंगल। जल के क्या फायदे, जंगल के क्या फायदे नुकसान सब हैं। जल तो भाई, जल का सूत्र क्या होता है पहले जान लेते हैं। साइंस शुरू किए हैं तो जल का सूत्र जो होता है H2O होता है। H मतलब हाइड्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन। H मतलब हाइड्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन। हाइड्रोजन इसमें कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पे 2 लगा है ना बाबू, तो हाइड्रोजन 2 हो गए। और ऑक्सीजन के जगह पे कुछ भी नहीं लगा है तो एगो ऑक्सीजन। तो 2 गो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एगो मिला दो तो ये H2O बन जाएगा, अर्थात जल बन जाएगा। तुम कहो सर हम हाइड्रोजन बना मिला के हवा से मिला देते हैं, नहीं बाबू ऐसे नहीं बन पाएगा। ठीक है, अब हम तुमको कहेंगे बाबू एक काम करिए, पानी पी रहा है ना, ऑक्सीजन अंदर ले ले, हाइड्रोजन फेंक दे बाहर, तो ऐसे नहीं होगा। हाइड्रोजन जो होता है ज्वलनशील पदार्थ होता है, आप आसानी से इसको अलग नहीं कर सकते हो जल में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। जल, जल बहुत जरूरी है, जल ही जीवन है। सरकार कहती है जल ही जीवन है, और हम लोग को ये विचार भी करना चाहिए कि जल की हम बर्बादी ना करें। तो 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में। और हमारे बिहार में एक 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है, ये भी जान जाइए आप लोग। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। बिहार दिवस 22 मार्च को। क्लियर है, आगे बढ़े। हमारे उपयोग के लिए छाल, छाल नहीं होगा, जल होगा। हमारे उपयोग के लिए जल का मात्र 0.006% ही जल है। मतलब बाबू हमारे उपयोग में जो पीने के लायक पानी है, मात्र 0.006% ही पानी जो है पीने के लायक है। बाकी पानी पीने के लायक नहीं है। 70% वैसे पानी है धरती पे, लेकिन सब पानी नहीं पी सकते हैं। टाइफाइड, जंडिस, मलेरिया सब हो जाएगा बाबू। आगे बढ़े। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण में है। पश्चिम चंपारण जो है बिहार का ही एक जिला है, उस जिले में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है सरकार की मदद से। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जंगल है उधर जाएंगे तो, अभ्यारण्य भी है, ठीक है। बहुत कुछ देखने का भी है, घूमने का भी है, जाइए कभी मौका मिले तो। नेपाल के सटा हुआ है। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, पश्चिम चंपारण में। समझ रहे हो मेरे बातों को। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, पश्चिम चंपारण। आगे बढ़े। जो बाघ टाइगर के संरक्षण के लिए सुरक्षित वन है। इस टाइगर के लिए कैसा वन है, सुरक्षित वन है। यहाँ पे जानवरों को मारना या कुछ भी करना अलाउ नहीं है। अगर पकड़े गए तो फाइन भरना पड़ेगा। तो वहां पे बाघ के लिए जो है ये सुरक्षित वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ही ऑब्जेक्टिव टाइप का है। बरेला अभ्यारण्य, ब से बरेला ब से वैशाली, ब से बरेला ब से वैशाली, याद करें मेरे प्यारे बच्चों। तो बरेला अभ्यारण्य कहाँ है, वैशाली जिले में है। कौन से, हाजीपुर जिला नहीं होता बाबू, वैशाली जिला होता है। जैसे छपरा जिला नहीं होता है, सारण जिला होता है। मोतिहारी जिला का नाम नहीं है, पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण जिला का नाम है। वो तो मुख्यालय का नाम है, शहर का नाम है, छपरा या मोतिहारी या जो भी बोल रहे आप। तो बरेला अभ्यारण्य कहाँ है, वैशाली जिला में। बस बरेला, बस वैशाली। भीम बांग बाघ अभ्यारण्य मुंगेर जिला में है।
भीमबाग अभयारण्य कहाँ है? मुंगेर जिले में। आगे गौतम बुद्ध अभयारण्य गया जिले में। गौतम बुद्ध को जो ज्ञान मिला था, ज्ञान मिला था, इसलिए गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ है? गया जिले में है। क्लियर है? बोलो ना बच्चों, कमेंट करके बताओ ना मेरे जवानों, क्लियर है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैमूर अभयारण्य रोहतास जिला में है। कहाँ है? रोहतास जिला में। अच्छा, मिट्टी के ऊपरी परत को ह्यूमस कहते हैं। मिट्टी का जो ऊपरी परत होता है उसे क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, जिस छोटे जीवों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है, ऐसे जीवों को सूक्ष्म जीव कहते हैं। जिसको हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं, छोटे छोटे जीवों को, वैसे जीव को सूक्ष्म जीव कहते हैं। और उस यंत्र को क्या कहेंगे? सूक्ष्मदर्शी। ठीक है मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, सेवेंथ वालों, कोई दिक्कत है तो बोलो। नेक्स्ट, वनों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कारण ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन वायुमंडल में बना रहता है। और वन ही नहीं रहते तो भाई वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बिगड़ जाता। ये वन ही जो है इसके संतुलन को बनाए रखा है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए, पृथ्वी पर जो पानी है 100% पानी है। अब इसका 97% पानी खारा पानी है जो पीने के लायक नहीं है। कितना प्रतिशत? 97%। 3% जो पानी है मृदु जल है, मीठा जल है। अब इसमें भी अलग अलग है। अब भाई ये 3% को हम आगे लेके चलेंगे तो मात्र 0.006% मृदु जल पीने के लायक है, बाकी 2.4 पीने के लायक नहीं है। क्लियर है? भूमिगत जल झीलों नदियों में, ठीक है, ये जो मृदु जल है भूमिगत जल से प्राप्त होता है, झीलों से प्राप्त होता है, नदियों से प्राप्त होता है, जो पीने के लायक है। मतलब समझिए कि एक बाल्टी में अगर पानी रखते हैं तो उसकी एक मग्गा निकालते हैं, मग्गा में से मात्र 1 चम्मच पानी जो है पीने के लायक है। क्लियर है? 2.4% मृदु जल है जो ग्लेशियर, हिम नदी, ध्रुवीय बर्फों और पहाड़ों में अस्थायी बर्फ के रूप में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अपघटन किसे कहते हैं? अपघटन किसे कहते हैं? तो आंसर है, अपघटन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसके फल स्वरूप ऊष्मा उत्सर्जित होती है। अपघटन क्या है बाबू? रासायनिक अभिक्रिया है जिसके फल स्वरूप क्या होता है? ऊष्मा उत्सर्जित होता है। आगे बढ़े। जल की कमी का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्वेश्चन है, जल के अभाव से पौधे पौधे यहाँ पे छूट गया, पौधे मुरझाने लगते हैं क्योंकि पौधों की पत्तियों से जलवाष्प के रूप में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा निकलता रहता है। अतः पौधों को पानी नहीं मिलने पर पौधे सूख जाएंगे। उनको पानी देना बहुत जरूरी है पौधों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैनिक जीवन में जल का क्या महत्व है? दैनिक मतलब रोजमर्रा जिंदगी में, रोज हम लोग दैनिक जीवन में क्या क्या पानी का यूज करते हैं? तो दैनिक जीवन में मुंह धोने, नहाने, कपड़ा साफ करने में, सफाई का कार्य करने में, पीने, खाना बनाने पकाने, खेतों में सिंचाई करने, जल द्वारा विद्युत उत्पादन करने इत्यादि का जल आवश्यक है। इतने सारे कामों में क्या है? जल आवश्यक। क्लियर है? निम्न कथन सत्य है या असत्य? सत्य सत्य की तरफ बढ़ते हैं। तो बरसात जल का चरम स्रोत है, ये सत्य है। ये क्या है? सत्य है। आगे बढ़े। नदियों का जल खेतों में सिंचाई का एकमात्र साधन है। नहीं बाबू, नदियों के नहीं, वर्षा का भी जल सिंचाई करता है, बोरिंग भी करता है, हैंडपंप करता है। तो भाई ये गलत हो गया, असत्य हो गया। बोलिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की कमी की समस्या केवल ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी करते हैं? ना रे बाबू, पूरे देश कर रहा है इसकी कमी का। असत्य है ये। दिल्ली में तो और दिक्कत है पानी का, शहरों में और दिक्कत है। अगर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, खाली स्थान भरना है खटाखट। भूमि जल प्राप्त करने के लिए डैश तथा डैश का उपयोग होता है। भूमि जल मतलब भूमि का जो जल मिलता है वो हम कैसे निकालते हैं भाई? ट्यूबवेल से तथा हैंडपंप से। ट्यूबवेल तथा हैंड पंप। क्लियर है? लिख देते हैं हैंडपंप, यही भराएगा। हैंड पंप हिंदी में हैंड पंप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जल की 3 अवस्था डैश 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 और डैश है। ठोस, द्रव और गैस। जल की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि की जल धारण करने वाली परत डैश कहलाता है? क्या कहलाता है? भूमि जल स्तर कहलाता है। भूमि जल स्तर कहलाता है। भूमि की जल धारण करने की परत क्या कहलाती है? भूमि जल स्तर। आगे, वन शुद्ध करते हैं डैश और इमारती लकड़ी को। लड़की नहीं भाई, लकड़ी को। वन किसको शुद्ध करते हैं? औषधीय पौधे और इमारती लकड़ी को। ठीक है, तो फिर लेके आएंगे हम पार्ट 2। ये पार्ट 1 है। तो जाते जाते हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। ये जीत तुम्हारी है, बस अपने सपनों को अपनी निगाहों में रखो। मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत। लाइक कमेंट ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।